बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र प्रतिनिधि राजनीतिक चिंतक हम पढ़ रहे थे रूसो और रूसो के सामाजिक समझौता सिद्धांत को हमने समझा था और उसमें हमने ये जाना कि रूसो के अनुसार राज्य में संप्रभु सामान्य इच्छा होती है। अब हमारे समझने का विषय यह है कि सामान्य इच्छा क्या होती है। तो जब हम सामान्य इच्छा की बात करते हैं तो रूसो ये मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की इच्छाएं होती है, एक आदर्श इच्छा और एक यथार्थ इच्छा। आदर्श इच्छा जिसे वो रियल विल कहते हैं, रियल विल वास्तविक भी कह सकते हैं हम इसे, और यथार्थ इच्छा जो एक्चुअल विल के नाम से जानी जाती है। वो ये मानते हैं कि यथार्थ इच्छा व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित होती है, व्यक्तिगत हितों पर आधारित होती है, और आदर्श इच्छाएं जिसे वो रियल विल कहते हैं वो सामान्य हित पर आधारित होती है, विवेक पर आधारित होती है। और ये जो इच्छाएं हैं आदर्श इच्छाएं, इन आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है। रूसो ये मानते हैं कि यदि कोई सभ्य समाज है, नागरिक समाज है, तो वहां यथार्थ इच्छाएं चूंकि स्वार्थ पर आधारित होती है, परस्पर विपरीत होती है, तो नष्ट हो जाती है, और जो आदर्श इच्छाएं हैं वो जुड़ जाती है, और आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा है, ऐसा रूसो मानते हैं। तो ये हो गया सामान्य इच्छा क्या है, उसका अर्थ। अब रूसो ये कहते हैं कि सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित होती है, सामान्य इच्छा सामान्य हित पर आधारित होती है, और ये सामान्य व्यक्तियों की इच्छा है। मूल बात इसमें दो है कि सामान्य व्यक्तियों की इच्छा है और सामान्य हित पर आधारित है। अब इस कारण इसकी कुछ विशेषताएं निकल करके आती है। सामान्य इच्छा सर्वोच्च है। रूसो ने तो माना है कि संप्रभु ही सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा अखंड है, उसे टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता, सभी व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं का योग है। वो ये कहते हैं जो कि सामान्य इच्छा राष्ट्रीय चरित्र में एकता उत्पन्न करती है, उसे स्थिर रखती है, और इसलिए वो अखंड है, उसके टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते। दूसरी इसकी विशेषता है क्या है, ये किसी को सौंपी नहीं जा सकती। इसीलिए रूसो को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है, क्योंकि सामान्य इच्छा सामान्य व्यक्तियों की आदर्श इच्छाओं से ही अभिव्यक्त होती है, ऐसा रूसो मानता। तो यहां वो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के नजदीक पहुंचता है, और वे मानते हैं कि ये अधेय हैं, किसी को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। अविच्छेद्यता यानी इसे प्रभु सत्ता से अलग नहीं किया जा सकता, यही संप्रभु है। संप्रभु से सामान्य इच्छा को पृथक नहीं किया जा सकता, यह भी इसकी विशेषता है। फिर विशेषता है सर्वोच्च एवं निरंकुश है, यही संप्रभु है, और इसके ऊपर कोई और मर्यादाएं नहीं है, चाहे धार्मिक मान्यताओं की हो, चाहे अन्य किसी प्रकार की मान्यताओं की हो, कोई इसके ऊपर मान्यताएं नहीं है। ये स्वयं ही अपने आप में सर्वोच्च है, निरंकुश है, सामान्य इच्छा के आदेश ही कानून होते हैं, ऐसा रूसो मानता है। और चूंकि सामान्य इच्छा विवेक पर आधारित है, इसलिए स्थायी है। ये भी एक दूसरी विशेषता है कि सामान्य इच्छा स्थायी है। ये लॉर्ड के शब्दों में ये न तो सार्वजनिक आवेश की आंधियों में मिलती है, न राजनीतिज्ञों की बहकाने वाली बातों में। ये तो विवेक पर आधारित होती है, सामान्य हित पर आधारित होती है, और इसलिए ये स्थायी होती है। सामान्य इच्छा अनिवार्य तौर पर लोक कल्याणकारी है, ये भी इसकी विशेषता है, क्योंकि सामान्य हित पर आधारित है तो वो लोक कल्याणकारी होगी, अनिवार्य तौर पर ये लोक कल्याणकारी है। और चूंकि विवेक पर आधारित है इसलिए सामान्य इच्छा औचित्यपूर्ण भी है। औचित्यपूर्ण यानी जन सहमति से
प्राप्त है। सामान्य इच्छा सदैव भी विवेकपूर्ण एवं न्याय संगत होती है, क्योंकि जनता की वाणी वास्तव में ईश्वर की वाणी है, ऐसा रूसो मानते हैं। तो ये सामान्य इच्छा की विशेषता है। तो हमने ये जाना कि रूसो मानते हैं आदर्श इच्छा, यथार्थ इच्छा, आदर्श इच्छा सामान्य हितों पर आधारित, यथार्थ इच्छा व्यक्तिगत हितों पर आधारित, और आदर्श इच्छाओं का योग ही सामान्य इच्छा। और सामान्य इच्छा की विशेषताएं हमने देखी, अखंडता, अदेयता, सर्वोच्च एवं निरंकुश, इसको ये स्थायी है, विवेक पर आधारित है, सामान्य हित पर आधारित है। अब एक प्रश्न उठता है कि क्या सामान्य इच्छा सर्वसम्मति है? क्योंकि सामान्य इच्छा, सामान्य व्यक्तियों की इच्छा, सामान्य व्यक्तियों की सभी इच्छाओं को हम सर्वसम्मति कह देंगे, सभी एक मत हो जाएंगे, और क्या वो सामान्य इच्छा बन जाएगी? तो रूसो इससे इनकार करते हैं, क्योंकि सामान्य इच्छा में सामान्य व्यक्तियों की इच्छा के साथ साथ सामान्य हित भी जुड़ा हुआ है। और यदि सामान्य व्यक्तियों की कोई ऐसी इच्छा है जो सामान्य हित पर आधारित नहीं है पर सर्वसम्मति बन जाती है, तो हम उसे सामान्य इच्छा नहीं कहेंगे। सामान्य इच्छा तभी होगी जबकि सामान्य व्यक्तियों की इच्छा सामान्य हित पर आधारित हो। वह एक व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है, बहुत से व्यक्तियों की इच्छा भी हो सकती है, और सभी व्यक्ति की इच्छा भी हो सकती है। उसमें सामान्य हित और विवेक का जुड़ा होना जरूरी है। बिना सामान्य हित के यदि कोई स्वार्थ पर आधारित सर्वसम्मति बनती है, तो उस सर्वसम्मति को सामान्य इच्छा नहीं कहा जा सकता, ऐसा रूसो मानते हैं। रूसो ये कहते हैं कि समाज के समस्त सदस्यों की इच्छाओं का कुल योग सामान्य इच्छा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त सदस्यों की इच्छाओं में सदस्यों के व्यक्तिगत स्वार्थों का सम्मिश्रण होता है, जबकि सामान्य इच्छा का संबंध केवल सामान्य हितों से होता है। अब ये तो हो गई सामान्य इच्छा क्या है। अब सामान्य इच्छा की आलोचना भी की जाती है। जो रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया, बहुत से बिंदुओं के आधार पर उसकी आलोचना होती है, और आलोचना में महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि अस्पष्ट और अव्यवहारिक है। रूसो जिस तरह से इच्छाओं को बांटता है कि रियल विल, एक्चुअल विल, आदर्श इच्छा, यथार्थ इच्छा, ऐसा विभाजन संभव नहीं है। व्यक्तियों की इच्छा एक जटिल तथ्य है, जो इतना जटिल है, आपस में गुथा हुआ है कि उसे बिल्कुल बाइफरकेट हम नहीं कर सकते, जैसा रूसो मानता है। तो ये अस्पष्ट अवधारणा है, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। वेपर लिखते हैं कि जब रूसो हमें सामान्य इच्छा का पता ही नहीं दे सकते, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादन का लाभ ही क्या हुआ। रूसो ने हमें ऐसे अंधकार में छोड़ दिया जब हम सामान्य इच्छा के बारे में अच्छी तरह से सोच भी नहीं सकते। फिर ये जो भेद बता रहे हैं ये काल्पनिक है, यथार्थ और आदर्श इच्छा। और सामान्य हित क्या? सामान्य हित की व्याख्या अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और वह व्याख्या रूसो नहीं कर पाता और संभव भी नहीं है। तो इसलिए भी आलोचना होती है। आलोचना इसलिए भी होती है कि कहने को ये लोकतांत्रिक शासन का समर्थक है, पर सब कुछ सामान्य इच्छा के अधीन सौंप कर निरंकुशता का पक्ष पोषण करता है। सामान्य इच्छा के आदेश कानून है, सामान्य इच्छा सर्वोपरि है, सामान्य इच्छा निरंकुश है, वो किसी धार्मिक मान्यताओं से बंधी हुई नहीं है, वो किसी नैतिक मान्यताओं से बंधी हुई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आशंका होती है कि वहां पर निरंकुशता का शासन हो जाएगा। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है। आलोचना का एक बिंदु ये भी है कि प्रतिनिध्यात्मक प्रजातंत्र में ये संभव नहीं है, क्योंकि उसको कहता है कि अदेह है, प्रतिनिधियों के द्वारा व्यक्त नहीं की जा सकती। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं, और जहां प्रतिनिध्यात्मक शासन है वहां पर यह संभव नहीं, इसलिए भी आलोचना होती है। रूसो की इस सिद्धांत की आलोचनाएं जितनी ही की जाए, इसका अपना महत्व बना हुआ है, और महत्व इसलिए है कि प्रजातंत्र का प्रतिष्ठापक है। रूसो ने प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की बात कही है, तो इस आधार पर इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। मैकाइवर कहते हैं कि सामान्य इच्छा का प्रयोग मात्र शासन को स्वशासन में परिणत कर देता है। दूसरा, ये राष्ट्रवाद का प्रेरक सिद्धांत है। सामान्य इच्छा का सिद्धांत राष्ट्रवाद को प्रेरित करता है।
इस कारण इसका महत्व बना हुआ है। एक इसका महत्व इसलिए भी है कि ये भावनावादी और रोमांचवादी आंदोलन पर भी प्रभाव डालता है, इसने डाला है और फ्रांस की क्रांति का एक प्रेरक रहा है। रॉब्सपियर कहते हैं कि रॉब्सपियर के तत्वावधान में तथा इसके परिणाम स्वरूप फ्रांस तथा अन्य देशों में जो क्रांतियां हुई वो इसी का सामान्य इच्छा के सिद्धांत से ही प्रेरित रही है, इसलिए भी इसका महत्व है। इस सिद्धांत में व्यक्ति और सामाजिक हित दोनों को प्रधानता दी गई है। ये व्यक्ति और समाज में शरीर और उसके अंगों के समान संबंध स्थापित करता है, इसलिए भी इसका महत्व बना हुआ है। और यह सिद्धांत इस सत्य का प्रतिपादन करता है कि राज्य एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था है और राज्य ही सामान्य इच्छा को क्रियात्मक रूप देने का साधन है। इस आधार पर भी इसका महत्व बना हुआ है। इस प्रकार सामान्य इच्छा के विचार के महत्व के संबंध में W.T. जोन्स ने लिखा है, सामान्य इच्छा की कल्पना रूसों के राजनीतिक सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार ही नहीं, यह सिद्धांत राजनीति शास्त्र के लिए भी उसकी एक अत्यंत रुचिकर तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण देन है। तो कुल मिलाकर के हमें कह सकते हैं कि रूसों का जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वह समाज में एक सामान्य हित को प्रतिपादित करने के लिए, स्थापित करने के लिए दिया गया सिद्धांत है, लोकतंत्र की स्थापना करने वाला सिद्धांत है और इस आधार पर इसका महत्व बना